शुरू करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म हैं वो आपको जानने जरूरी हैं। जैसे एक टर्म आती है आपकी उत्तेजन विभव, ठीक है। क्या आएगी? उत्तेजन विभव, ठीक दिख रहा है? ठीक ठाक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक। तो ये क्या होता है, ये बात ध्यान रखनी है इसके अंदर, है ना। तो समझने वाली कहानी इसमें ये है कि जैसे कि हम मान के चले कि कोई किसी इलेक्ट्रॉन को, अरे आ गया भाई कोई, ओके। तो समझने वाली कहानी इसमें ये है, तो इसमें थोड़ा अगर लिख के प्रयास करें ज़्यादा समझ में आएगा कि वह न्यूनतम विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन, जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर देता है, उसे उत्तेजित कर देता है, ठीक है। उसे बोलते हैं क्या? उत्तेजन विभव बोलते हैं, ठीक। किसका? जिस इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, इसे इस विभव को लिखो, इस विभव को उत्तेजन विभव या एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। समझने की बात इसमें ये है कि मान के चलो कि कहीं यहाँ पे जो है कोई ये एनर्जी स्टेट है और इस एनर्जी स्टेट में एक हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, मान के चलो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमने इसको एक पोटेंशियल प्रोवाइड किया जिसको लाइक हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। याद आया कुछ कार्यफलन के बारे में? ठीक है। तो ये जब तक चीज़ों को सहन करता रहेगा, जब तक इसके पास खुद की एनर्जी है, जिसे कार्यफलन बोलते हैं, है ना। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि इसकी एनर्जी इसके कार्यफलन से फालतू हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से उठ के तुरंत उत्तेजित होकर भागेगा और दूसरे एटम से जाके टकराएगा, तो इस एटम को भी क्या कर देगा, उत्तेजित कर देगा। तो जिस विभव पर यह काम होगा उस विभव को ही बोलते हैं उत्तेजन विभव। इन द शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जिस विभव पर कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है या किसी दूसरे परमाणु टकराकर उत्तेजित कर देता है उसे उसका उत्तेजन विभव कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु में इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड चीजें होती हैं, तो बोल सकते हैं तो फर्स्ट ईपी होता है, वो होता है आपका 10.20 वोल्ट। सेकंड ईपी, ईपी मतलब एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये होता है आपका 12.09 पोटेंशियल। और थर्ड का मतलब होता है आपका 12.75 वोल्ट। तो इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे कि जो आपका ईपी है, ईपी को हम ऐसे ई फर्स्ट मान रहे हैं, ईपी ई सेकंड माना जा रहा है और ईपी थर्ड माना जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, पहले वाला सबसे छोटा होगा, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा होगा। क्लियर? ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं कि मान के चलो सोडियम के पास एक है, इसका 2 11 होता है, 2 8 10 ये होता है 1, या अगर खोलें तो 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा ना, 3s1। तो पहली एनर्जी अगर मैं इसको थोड़ी सी एनर्जी दूं तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा निकल के, ये तो क्योंकि अनस्टेबल है, भाग जाएगा ना। तो E1 दे दिया। अब अगर दूसरा, अगर मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे यहाँ एनर्जी हाई यानी विभव ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ कंप्लीट सेल कंप्लीट फिल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से फुल पूरी जो है कंप्लीट है सेल, ये जो आपके कक्षक होते हैं ना पी के, ये जो ऑर्बिटल है कंप्लीट फिल है, तो ये एक स्थायित्व का काम करेगा। तो यहाँ से निकालने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि पहले वाली से ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक। ऐसे ही अगर मैं इससे फिर निकालूं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो फिर और ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है।
तो इस प्रकार ये काम चलता है। क्लियर है? ओके। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट टर्म है हमारी, उसका नाम होता है आपका आयनन विभव। क्या होता है? आयनन विभव। आयनन विभव, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक्चुअल में केमिस्ट्री के पार्ट में आपने पढ़ा होगा इसको जरूर, और कहाँ पढ़ा होगा? पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, याद आया कुछ? हाँ, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें आप लिख सकते हैं कहानी कि वह न्यूनतम विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे आयनित कर देता है। ठीक है, उसे आयनित कर देता है, उसे क्या बोल देते हैं? आयनन विभव बोल देते हैं। अगर 4 हाइड्रोजन की बात करें तो H के लिए हाइड्रोजन परमाणु है हमारा, उसके लिए क्या लिखेंगे? उसके लिए 13.6 पोटेंशियल, और Hg के लिए जो ये होता है वो होता है 10.4 वोल्ट। इतनी बात ध्यान रखनी है आयनन में। ठीक है, यानी आयनित कर दे तो आयनन, उत्तेजित कर दे तो उत्तेजन। क्लियर है? इसके बाद एक टर्म और आती है, उसका नाम होता है आपका डिस्क्रीट लेवल, यानी कि विविक्त ऊर्जा स्तर। विविक्त ऊर्जा स्तर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ठीक है, इसमें क्या है भाई? इसमें ये कहानी होती है कि जो भी आपके इसमें कुछ ऊर्जा स्तर होंगे, कुछ इस टाइप के ऊर्जा स्तर बनेंगे, E1 बन गया, E2 बन गया, कुछ ऐसे टाइप बन के चलेंगे। ठीक है, तो इन ऊर्जा स्तरों की खुद की अपनी कुछ एनर्जी स्टेबल होगी, है ना? उसी को बोलते हैं ऊर्जा स्तर। बात समझ में आ रही है? तो इसमें लिख सकते हैं कि वे ऊर्जा स्तर जिनकी ऊर्जाएं सुनिश्चित होती हैं, जिनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं? सुनिश्चित होती हैं। क्लियर है? तो उसमें क्या होता है? तो मान के चलो कि हमने जो है मान लिया कि कोई परमाणु आपका उत्तेजित अवस्था में है, कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था में लिख सकते हैं। ठीक है, अवस्था में है। ठीक, और जब वो उत्तेजित अवस्था में है तो ऐसे हमारे खूब सारे एनर्जी लेवल बनेंगे, हमने मान लिया एन बन गए। ठीक है, तो इस परमाणु के एनवे ऊर्जा स्तर में, एनवे ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En होगी, वो क्या होगी? वो होगी En इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन में एन स्क्वायर। ये आपने याद रखना है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं जो इसमें एनर्जी है वो एनर्जी आपकी डिपेंड करती है ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर जो आपका आर है वो क्या है? वो आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है। ओके, इसकी वैल्यू होती है 1.09 10 की पावर 7 मीटर माइनस 1। और जो सी है वो क्या है? प्रकाश की चाल है, तो पता ही है सी प्रकाश की चाल है, एच जो प्लांक कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है ना। एन जो है यही, तो ई आपका ऐसे डिपेंड करता है। क्लियर है? अगर इसको हम किसके लिए निकालें? 4 हाइड्रोजन एटम के लिए निकालें, 4 हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है ना? और इन सब की जब वैल्यू पुट करें तो हम इसको यहाँ कर सकते हैं सोल्व। तो जो आपका ई एन आएगा वो आएगा माइनस आर एच सी अपॉन में एन स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखना, जो आर एच सी की वैल्यू आती है, ध्यान रखो, इन सब की जो गुणा आती है वो आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा। ठीक है, तो यानी कि एनर्जी जो इसके लिए है वो बन जाएगी -13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है?
अच्छा एक चीज देखो इसके अंदर ई एन डिपेंड कर रहा है कैसे, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के कर रहा है ना। और मुझे बताओ जो वेलोसिटी थी वो कैसे डिपेंड, कैसे कर रही थी डिपेंड, जेड अपॉन एन के। और जो आर थी वो कैसे कर रही थी डिपेंड, बताओ। डायरेक्टली एन स्क्वायर के, ऐसे। ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई? तो ये ध्यान रखना है भाई आपने, ये रिलेशन याद रखना है, ये कई बार पूछ जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो यहाँ से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो ये बात समझ में आती है। ऐसे ही जब आगे चलते हैं हम तो आगे कहानी क्या बनती है, हमारा बनता है ट्रांजिशन, यानी संक्रमण कैसे कैसे होगा। ठीक है, अब हम धीरे धीरे अपने स्पेक्ट्रम की ओर पहुंच रहे हैं। ओके, तो ट्रांजिशन कैसे कैसे होगा, संक्रमण बोलते हैं हिंदी में, संक्रमण इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ लेवल बनाएंगे एनर्जी के। ठीक है, ठीक है। तो एनर्जी के लेवल मैंने बनाए, तो हम बना सकते हैं कि भाई ये देखो हमने बना दिया, पहले बनाया एक लेवल, ठीक है, दूसरा लेवल, पांच छह बना लो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे करके तीन चार हमने बना दिए, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, चलो पांच बना लो, ठीक है, क्योंकि हमें पांच तक जाना है। क्लियर है? ये जो है आपको मान लो कि ये n बराबर वन है, ये n बराबर टू है, ये n बराबर थ्री है, ये n बराबर फोर है, ये n बराबर फाइव है। ठीक है, अब जो ये ट्रांजिशन है ये ध्यान रखना, ये आपका दो प्रकार से हो सकता है। ओके, दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है आपका उत्सर्जन संक्रमण, उत्सर्जन संक्रमण या एक्साइटेशन ट्रांजिशन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और एक आपका होता है अवशोषण संक्रमण। ओके, अब ये उत्सर्जन क्या है और अवशोषण क्या है, ये बात देखने वाली है। क्यों? हम्म, तो उत्सर्जन में आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि उत्सर्जन में क्या होता है कि जब, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसका है ना, कि जब भी कोई परमाणु, परमाणु की बात तो कॉमन रहेगी, परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पे आएगी, निम्न ऊर्जा स्तर में आएगी। ठीक है, उसको बोलेंगे उत्सर्जन संक्रमण। कैसे बोलेंगे आइए बताते हैं। अवशोषण में क्या है, अवशोषण में इसका उल्टा होगा। उल्टा इन द सेंस कैसे होगा, उल्टा ऐसे होगा, यहां ले लेता हूं कि निम्न से उच्च में जाएगी। कैसे, अब बात सुनो मेरी। अब मान के चलो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, कुछ भी यहां पे रखा हुआ है, मान के चलो, ठीक है। ओके, कोई परमाणु है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब कोई फोटोन आएगा, टक्कर मारेगा इस पे, मारेगा। जो टक्कर मारेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण कर रहा है, किसको, इस फोटोन को। तो ग्रहण करने को क्या बोलते हैं, अवशोषण। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो ग्रहण करने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने से दूसरी कंडीशन में पहुंच जाएगा, जैसे कि ऐसे, कि ये यहां पे पहुंच गया ऐसे। ठीक है, सारी बात समझ में नहीं आ रही? ऐसे अपने अपने से एक से टू में पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया तीन में, है ना, या यहाँ पहुंच गया चार में, या हो सकता है ज्यादा है एनर्जी हो तो पांच में पहुंच जाए, है ना, कहीं पर भी पहुंच सकता है। तो ये किसका हुआ, ये तो हुआ अवशोषण का। आई बात समझ में? अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं उत्सर्जन की, अब इसके इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी तो है या नहीं है, एनर्जी तो है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, है ना, ऊपर वाली स्टेट पे पहुंच गया, तो ऊपर से नीचे भी तो आएगा, तो ये हो सकता है कि यहां से यहां आ जाए। क्लियर? या यहां से यहां आ जाए, अपने से थोड़ी नीचे वाली में, या हो सकता है यहां से यहां आ जाए। क्लियर है? या हो सकता है तीसरी में आ जाए, यहां से यहां आ जाए अगले वाली में, है, या फोर्थ से सेकंड में आ जाए, या क्या आ जाए, थर्ड से
सेकंड में आ जाए। या एक कंडीशन और बन सकती है, कैसी? वो सीधा नीचे अटैक मारे यहाँ पे जहां से गया था, या 4 से फिर फर्स्ट में आ जाए, या फिर थर्ड से फर्स्ट में आ जाए, या सेकंड से फर्स्ट में आ जाए। इसे कौन सा बोलेंगे? उत्सर्जित वाला। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? एक चीज का ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो ये इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां पहुंचा है, तो यहां जो रुकता है ना वो बस मुश्किल से मुश्किल 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुकता है, जो इसका टाइम होता है, समय की लाइफ होती है। ठीक है, इसे इसको और इसमें दो चीज का और ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा बता दूं एक्स्ट्रा। इसमें जो एमिशन, जो उत्सर्जन है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्व उत्सर्जन, ठीक है, ओके। एक होता है स्टिमुलेटेड, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलेटेड। तो स्व मतलब जो अपने आप हो रहा है, तो आपके सिलेबस में अपने आप होने वाला है ये कंडीशन सारी की सारी। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? कर लोगे? अब इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि हमें पता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। तो एनर्जी की हम बात करें तो क्या आएगा? -RHc में n² आएगा। अब लेवल की बात कर लो जरा, तो लेवल तो हमारे पास n1 और n2 ही है। अभी देखे ना हमने, दो दो मान लो लेवल, ये एक मान लो n1, ये मान लो n2। नीचे आ रहा है उत्सर्जन, ऊपर जा रहा है अवशोषण। ठीक है, तो मैंने पहली सेल के लिए माना, तो E1 क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा -RHc(n1²). ऐसे ही E2 क्या हो जाएगा? -RHc(n2²). दोनों को माइनस कर देंगे तो डेल्टा E क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। तो यहां से ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो माइनस माइनस करेंगे, एक यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला। तो ये बन जाएगा आपका RHc इजिकल टू में 1/n1² माइनस 1/n2²। आई बात समझ में? यहाँ तक, यहाँ तक कोई समस्या? एनर्जी जो हमारी होती है बाय द प्लैंक थ्योरी, वो होती है Hc/λ, मालूम है? नहीं है तो वही निशांत इसे याद कर लियो, ठीक है, करवाया हुआ है सब कुछ, सब पढ़ा है यूट्यूब पे जो करवाया हुआ है। Hc से Hc गायब हो गया, हो गया। तो एट द एंड हमारा क्या बचा? एट द एंड हमारा बचता है 1/λ इजिकल टू R 1/n1² माइनस 1/n2²। यहां तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो आप बोल सकते हो फॉर हाइड्रोजन जो लैम्डा आपका निकल के आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको बताएंगे। n1 की वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी, r की वैल्यू पता होती है, सोल्व कर लोगे। तो ये जो वैल्यू सारी बन के आती है 12375 में डेल्टा ई, लेकिन ये एंगस्ट्रम में आती है, तो ये वैल्यू भी याद रखो, 12375 में क्या? डेल्टा ई। कर लोगे? तो इसी के तहत हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन का है आपका, ये 5 श्रेणी बढ़ता है। इसमें 5 श्रेणी में, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। 5 कौन कौन सी? पहला लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा पाश्चन, फोर्थ ब्रैकेट एंड फिफ्थ फुंड। ठीक है, आई बात समझ में? आई भैया? तो इन सब के लिए स्पेक्ट्रम की बात करें तो कहाँ खास बात क्या है? सबसे खास बात इसकी क्या है? ये किस में आता है? ये जो है आपका कौन सी तरंगे बनाता है, दिखती है कि नहीं दिखती, ये बताना पड़ेगा। तो इसमें बताओ मुझे, लाइमन श्रेणी का जो कंडीशन है, ये आपका पराबैंगनी क्षेत्र में आता है। ठीक है, किस में आता है? पराबैंगनी क्षेत्र में। स्पेक्ट्रम आप बना लोगे, इसमें जो एन की वैल्यू कहां से कहां तक रहनी है? 1 से लेके n तक रहनी है। ठीक है, कर लोगे भाई? बामर सीरीज की वैल्यू, ये कहाँ रहना है आपका? बामर सीरीज ये दृश्य भाग होता है, ये दिखता है हमें बामर सीरीज, ठीक है, ये दृश्य क्षेत्र में रहता है। और इसमें जो n की वैल्यू लेनी है आपको, 2 से लेके n तक लेनी है। ठीक है, और पाश्चन ब्रैकेट फुंड, ये तीनों के तीनों किस में आएंगे? अवरक्त श्रेणी में। किस में आएंगे? अवरक्त श्रेणी में आएंगे।
और इसमें जो n की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, इसके लिए कहां से होगी n की वैल्यू 3 से n तक, और ये 4 से n तक, और ये 5 से। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए एक स्पेक्ट्रम बना लोगे या बना के दिखाना है? बना लोगे भाई? जैसे हमने ये स्पेक्ट्रम बनाया था ना, ये वाला देखो कौन से वाला बनाया था, ये वाला स्पेक्ट्रम बनाया था, ये वाला कुछ इसी टाइप का बनना है बस, ठीक है। अब अगर इसमें ही हम शो करें, इसमें ही शो करें हम, तो मुझे बताओ ये वाला भाग, एक मिनट रुक जाओ, बस अभी यही कर देते हैं शो, स्पेक्ट्रम बना बनाया हमारा तो ये वाला बताओ, ये वाला क्षेत्र कौन सा होगा, ये वाला, ये किसके लिए होगा, 5 से 1 वे, तो ये किसका होगा, लाइमन, वेरी गुड। ये वाला बामर, ये वाला पास्चन, ये वाला ब्रैकेट, जो आगे आएगा वो वाला फुंड, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम बन जाता है भाई आपका ऐसे। तो इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक है थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाता है इस चैप्टर का, इस यूनिट का जो भी है। एंड कल हम नेक्स्ट जो है शुरू करेंगे इसमें, ओके।